हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा उससे। जो आज की वीडियो है उसमें हम बेसिकली सेक्शन 82 के ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 82, 83, 84, 85 एंड 86। इन्हें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर रखा है। जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसा ही मैं सेकंड पार्ट में भी इन्हें टॉपिक वाइज डिवाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में ज्यादा आसान। सेक्शन वाइज समझने में भी आसानी होती है। सेक्शन वाइज भी है ये एज इट इज, जैसे हमारे बैरक में आपको दिखेगा वैसे ही यहाँ पे भी दिखेगा। बट मैंने कोशिश किया है कि वो कॉन्सेप्ट वाइज रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। जनरल एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। प्रिलिमिनरी में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, एंड साथ में जो एलएलबी के बच्चे हैं उन्हें भी ये टॉपिक और ये चैप्टर पढ़ना होता है, जानना उन्हें भी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, दैट इज डॉली इनकेपेक्स। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी किसको? सेक्शन 82 बताता है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ठीक है। देखिए पिछला वाला ये जनरल एक्सेप्शन जो है, हमने जब 76 से स्टार्ट किया था तो सेम लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा था नेगेटिव सेक्शंस कहते हैं इन्हें। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। देखिए 7 साल से कम उम्र के बच्चे का या 7 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे रखा है। लॉ ये मान के चलता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑफेंस को कमिट करने के लिए इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट। या तो आपके पास इंटेंशन हो, और अगर इंटेंशन नहीं है तो नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए किस चीज की, जो काम आप कर रहे हैं उस चीज की। सेक्शन 82 आईपीसी ये साफ साफ क्लियर कर कह देता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा ना इंटेंशन फॉर्म कर सकता है और ना नॉलेज फॉर्म कर सकता है। ठीक भी है। अगर आप देखें, अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें, तो 7 साल से कम उम्र का बच्चा, उसको नहीं पता है कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसके उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसको ये चीजें नहीं पता। उसको नहीं पता जो एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। इनफैक्ट उसको आईपीसी ही नहीं पता होगा, ऑफेंस के बारे में नहीं पता होगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, आईपीसी में सेक्शन 82 ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया कि कोई भी ऐसा एक्ट जो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल होता है, अगर वो एक्ट 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, तो उस बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं फॉल होगा। रीजन एक ही है कि ऐसा लॉ मान के चलता है 7 साल से कम उम्र का बच्चा ना इंटेंशन फॉर्म कर सकता है और ना ही नॉलेज फॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं डॉली इनकेपेक्स। ही इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंशन और नॉलेज। अब इससे प्रिलिमिनरी में देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शन ही पूछता है, या तो ये मार्जिनल नोट आपका पूछ लेगा कि किस सेक्शन में दिया है, या ये पूछ लेगा डॉली इनकेपेक्स किस सेक्शन में दिया हुआ है, और दूसरा ये पूछेगा एज। ध्यान रखेंगे 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी उसे मिली हुई है। प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता उसको किसी भी एक्ट के लिए। 83 जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि 82 का एक्सप्लेनेशन है या उसी के फर्दरेंस में है। आइए देखते हैं क्या कहता है। इसे कहते हैं डॉली कैपेक्स। क्वेश्चन आता है अगेन, डॉली कैपेक्स किस सेक्शन में है? ये सब लैटिन टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखें। 83 अगेन इसका सेक्शन पूछता है।
अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे बच्चों के बारे में ही बात किया गया है, लेकिन उनकी एज थोड़ी डिफरेंट है 82 वाले से। यहाँ पे एज डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 इयर्स, 7 साल से ऊपर है, एंड अंडर 12 इयर्स, 12 साल से कम है, ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ी जरूरी है। 82 में तो मान लिया कि 7 साल से कम का है तो अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही नहीं उसकी, लेकिन 83 में एज के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी देखा जाएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एज क्या है, 7+, 7 साल से एबव होना चाहिए, और अंडर 12 इयर्स, 12 साल से कम उम्र का बच्चा। और साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहता है ये। नथिंग इज एन ऑफेंस, अगेन वही लाइन है, कब, विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 इयर्स। जो चाइल्ड है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, या जिसने वो एक्ट कमिट किया है जो ऑफेंस की कैटेगरी में है, उसकी उम्र कितनी है, 7 साल से ज्यादा लेकिन 12 साल से कम है। प्लस और क्या देखा, देखा जाएगा, हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी, किस चीज के लिए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर, बिहेवियर। तो यहाँ पे एक एक विंडो दे दिया, एक ब्रैकेट दे दिया है एक एज का, कि 7 साल से बड़ा होना चाहिए, 12 साल से कम उम्र का होना चाहिए। अगर ऐसा बच्चा कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल होता है, तो देखा जाएगा, कोर्ट देखेगा कि क्या बच्चे की मेच्योरिटी कैसी है, क्या बच्चा इतना मेच्योर है कि वो एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को समझ पा रहा है, क्या उसको पता है कि वो ऑफेंस कमिट कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर बच्चा इतना मैच्योर है तो फिर उसको सजा मिलेगी, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जो भी ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा। बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसमें, जो ऑफेंस वो कमिट कर रहा है, जो एक्ट वो कमिट कर रहा है, बच्चे को नहीं पता कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल होता है, या उसका रिजल्ट क्या होगा, या उसको कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसको ये नहीं पता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है। अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है तो उसे भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाएगी, या एब्सोल्यूट नहीं, उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। कब, जब 7+ है, 7 साल से ज्यादा उम्र का है, और 12 साल से कम उम्र का है, प्लस इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब एक क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर 82 में तो बोल दिया 7 साल से कम होना चाहिए, 83 में कह दिया 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, तो 7 साल वाला बच्चा कहाँ जाएगा, जो एग्जैक्ट 7 ईयर का, वो कहाँ जाएगा। वो 82 में फॉल होगा या 83 में फॉल होगा, वो डॉली इनकेपेक्स होगा या डॉली कैपेक्स होगा। तो जो 7 साल की उम्र का बच्चा है वो 83 में फॉल होगा। वो डॉली कैपेक्स, उसकी भी मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो कोर्ट देखेगा कि क्या इस बच्चे के पास इतनी मैच्योरिटी है कि ये समझ सके जो एक्ट ये कमिट कर रहा है वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल होता है, उसमें पनिशमेंट मिलती है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर उसको पता है उस बच्चे को, तो उसको सजा मिलेगी, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो सेक्शन 82 डॉली इन कैपेक्स, 83 डॉली कैपेक्स। 82 में 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलेगी। 83 में 7 साल से उम्र, 7 साल या उससे ज्यादा है और 12 साल से कम है, और कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहा है उसने क्या काम किया है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, तो सजा मिलेगी, अदरवाइज उसको इम्यूनिटी मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। सेक्शन 84 बात करता है इंसैनिटी के बारे में, होपफुली अभी क्लियर होगा।
84 जो है वो इंसैनिटी के बारे में बात करता है, अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, प्री के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरी वीडियो पुरानी भी पड़ी हुई है, लेकिन बिकॉज मैं जनरल एक्सेप्शन का ही सीरीज चल रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं फिर से एक बारी आप लोगों के सामने लेके आया। अनसाउंड माइंड और इंसैनिटी, आइए देखते हैं क्या है। एक एक सेक्शन 84 में आने से पहले मैं अगर अनसाउंड माइंडनेस के बारे में, इंसैनिटी के बारे में बात करूं, तो कौन सा व्यक्ति अनसाउंड माइंड या इंसेन कहलाएगा? एक नॉर्मल सा इसका आंसर होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो रैंडम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है, वही इंसेन कहलाएगा, वही अनसाउंड माइंड कहलाएगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम करते हैं, व्हाट्सएवर, जो भी रैंडम क्वेश्चन। If a person is unable to understand that question or unable to answer that question properly, he is called unsound mind or insane person. अब इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को दिमाग में रखते हुए 84 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, एक क्वेश्चन आता है किस सेक्शन में, आईपीसी के किस सेक्शन में अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी दिया हुआ है? तो सेक्शन 84। आइए देखते हैं 84 क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, by reason of unsoundness of mind, again, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो क्या क्या इनकेपेबल समझने में? या तो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर नहीं समझ पा रहा है, या उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो काम कर रहा है वो गलत है, या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लॉ को अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 में कब काउंट होगा? तो ये काउंट होगा एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट। जिस समय आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे, आपको इंसैनिटी उसी टाइम पे होना चाहिए, आपको अनसाउंड माइंड उसी टाइम पे होना चाहिए, तभी सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप पूरे दिन भर इंसेन थे, लेकिन जिस टाइम पे मर्डर कर रहे हो उस टाइम पे आपको समझ थी कि आप क्या कर रहे हैं, तो इंसैनिटी काउंट नहीं होगी, वहां पे 84 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इंसैनिटी का बेनिफिट चाहिए तो एक्यूज्ड हैज टू प्रूव that at the time of committing murder he was insane or he was suffering from unsoundness of mind. That is very important. सारा कुछ सेक्शन 84 का यही है। अनसाउंड माइंड सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन 84 का बेनिफिट अगर आपको उठाना है, तो आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही प्रूव करनी पड़ेगी कि जिस टाइम पे आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे आप इंसेन थे उस टाइम पे। और इंसैनिटी का मतलब क्या है? यू वर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जो एक्ट कमिट कर रहे हैं आपको नहीं पता वो ऑफेंस है, वो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपका मेंटल स्टेट इस स्टेज में नहीं है कि आप सही और गलत में फर्क महसूस कर सकें, आप पता लगा सकें। एक्ट का नेचर ही नहीं समझ में आया, या तो आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि जो काम आप कमिट कर रहे हैं वो गलत है, या लॉ को आप ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अपोज टू लॉ। कब? जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, इंसैनिटी तभी होनी चाहिए। इसे कहते हैं लीगल इंसैनिटी। एक क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 84 के लिए लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए या मेडिकल इंसैनिटी होनी चाहिए। तो मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 84, और फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84 accused must prove legal insanity। और लीगल इंसैनिटी क्या होता है कि जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, जब एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो आप ऑफेंस को समझने में इनकेपेबल थे।
आप उसका नेचर समझने में इनकेपेबल थे, आप उसका रिजल्ट समझने में इनकेपेबल थे, तभी लीगल इंसेंटिव मानी जाएगी। अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस कमिट करते समय एक्यूज्ड वाज अनसाउंड माइंड, और अनसाउंडनेस इस तरीके का होना चाहिए कि उसको एक्ट का नेचर नहीं समझ में आया, तभी बेनिफिट मिलेगा। अब एक केस हुआ आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन। ये सेक्शन 84 इसी रूल पे बेस्ड है। ब्रिटिश केस है, इसे मैकनॉटन रूल भी कहते हैं। इसे मैकनॉटन रूल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है मैकनॉटन रूल किस सेक्शन में दिया हुआ, सेक्शन 84 में दिया हुआ मैकनॉटन रूल। सेक्शन 84 इसी मैकनॉटन रूल पे ही बेस्ड है। और ढेर सारे रूल्स थे, बट ये दो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के सामने इसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या था कि एक व्यक्ति था ब्रिटेन में, जो जिसे ये बार बार सपना आता था कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन वो ऐसा ही सपना देख के उठता है और गन लेके वो पार्लियामेंट की तरफ चला जाता है। और वो एक व्यक्ति को देखता है गाड़ी से उतरते हुए पार्लियामेंट के पास, जो उसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर है। वो शूट करता है। वो प्राइम मिनिस्टर ना होके कोई और व्यक्ति रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं वो। प्रोसिक्यूट जब एक्यूज को किया जाता है तो एक्यूज वहां पे बताता है कि भाई वो डेली यही सपना देखता था, उसे ऐसा दिमाग में था कि जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के वो उसे मारना चाहते हैं, तो उसने सेल्फ डिफेंस में आके ये काम किया। उसी केस में ये मैकनॉटन रूल बनाया गया। क्या दो रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं ये देखेंगे। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। लॉ क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति को सेन माना जाएगा। सेन मतलब जो अनसाउंड माइंड नहीं है, जो रैंडम क्वेश्चन रैशनल क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, वो सेन। तो लॉ क्या मान के चलेगा, क्या प्रिज्यूम करके चलेगा? एवरी पर्सन इज सेन अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप इनसेन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लॉ मान के चलेगा कि आप सेन। और दूसरा, टू स्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम द पर्सन वाज सो इनसेन एज टू नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट, जो ऊपर मैं बता रहा। इंसैनिटी कब होनी चाहिए? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। उसके पहले है नहीं काउंट होगा, उसके बाद है नहीं काउंट होगा। सेक्शन 84 में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप ये प्रूव कर दें कि जब आप वो एक्ट कर रहे थे, जब ऑफेंस कर रहे थे, यू वर इनसेन। और इंसैनिटी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको एक्ट का नेचर नहीं समझ में आ रहा था, आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऑफेंस कमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता था। तो ये जो दो रूल हैं क्या है? पहला, एवरी पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड सेन अंटिल इट इज contrary is proved or until it is disproved। और दूसरा, insanity must be at the time of committing the offense, not before that, not after that। एंड इस लेवल का होना चाहिए that accused must be deprived of knowing the nature of and quality of the act। ये ध्यान रखेंगे, सेक्शन 84 एकदम क्लियर है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे कि लीगल इंसेनिटी की बात करता है, और लीगल इंसेनिटी क्या है कि जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तब आप इंसेन थे, और इस लेवल के इंसेन थे कि आपको एक्ट का नेचर नहीं पता, आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। 84 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मैकनॉटन रूल को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट टॉक्स अबाउट इंटॉक्सिकेशन। एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन। आज के टाइम पे फैशन भी हो गया है, अल्कोहल लेना, बच्चे ड्रग्स एंड ऑल अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस लेते हैं। तो सेक्शन 85 और 86 इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है, और इसमें हर तरीके के सब्सटेंस इंक्लूड हैं। जरूरी नहीं है कि इंटॉक्सिकेशन सिर्फ आप लिकर से ही हो रहे हैं, किसी और सब्सटेंस से भी अगर आप इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं तो 85 और 86 अप्लाई होगा। अब आइए देखते हैं 85 क्या कहता है। एक्ट ऑफ अ पर्सन
incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। intoxicated है, इस वजह से वो जजमेंट नहीं ले पा रहा, जज नहीं कर पा रहा क्या सही है और क्या गलत। नथिंग इज एन ऑफेंस, अगेन वही ओपनिंग लाइन है जो अभी तक चलती आ रही है, वही ओपनिंग लाइन यहाँ पे। क्यों विच इज डन बाय अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो एक्ट कमिट कर रहा था, जब वो ऑफेंस कमिट कर रहा था, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अच्छा, अब ये चीज इस वजह से सेक्शन 84 में भी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट लिखा हुआ है, 85 में भी आपको ये है कि जब आप ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपको इतना कैपेसिटी, इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ऑफेंस के पीछे का इंटेंशन फॉर्म कर सके, या ऑफेंस कमिट करने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो फॉर्म कर सके, तभी तो आपको सजा मिलेगी, तभी आप पनिशमेंट मिलेगा आपको तभी। बट ड्यू टू इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन, जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे, उसका नेचर अगर नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब है कि जब आप एक्ट का नेचर ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इंटेंशन भी नहीं फॉर्म कर पाएंगे, या अगर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नॉलेज भी नहीं फॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज द रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो सबसे पहला ये क्या है, दिस इज जनरल रूल। क्या कह रहा है, प्रोवाइजो भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी आपको इम्यूनिटी मिली है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस लिया है जिससे वो अपने सेंसेस में नहीं है, जज करने की कैपेसिटी वो खो चुका है, और उसने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, एंड ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन व्हेन ही वाज कमिटिंग दैट ऑफेंस ही वाज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट। वो इतना इतना सेंसलेस हो गया था, उसने अपनी जज की करने की कैपेसिटी इस लेवल पे लूज कर दिया था कि उसको नहीं पता चला वो ऑफेंस कमिट कर रहा है या कौन सा काम कर रहा है, नेचर ऑफ एक्ट उसको नहीं पता चला, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसको ये नहीं पता चला वो सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो लॉ को ब्रेक कर रहा है, वॉलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटॉक्सिकेटेड है, इस वजह से उसको ऑफेंस कमिट करते समय उसने अपना सेंस खो दिया, उसने अपना सेंस ऑफ जजमेंट खो दिया। बट यहाँ पे प्रोवाइजो देखेंगे तो क्लियर कर देता है कि इंटॉक्सिकेशन जो होना चाहिए वो विदाउट हिज नॉलेज या अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए। अब आप जाएं पार्टी में कहीं पे और आपने इस लेवल पे ड्रिंक कर लिया कि आप अपना सेंस ऑफ जजमेंट आपने खो दिया, और बाहर आने के बाद आपने किसी को मार दिया, तो सेक्शन 85 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने अपनी विल से खुद को इंटॉक्सिकेट किया है। 85 का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपकी नॉलेज के बगैर आपको इंटॉक्सिकेट किया गया, या आपकी विल के अगेंस्ट में आपको इंटॉक्सिकेट किया। अगर आप 85 का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों में से कोई एक चीज, अदरवाइज तो फिर तो हर कोई क्या करेगा, जाएगा अपने आप को खुद को इंटॉक्सिकेट करेगा, ऑफेंस कमिट कर देगा और बेनिफिट क्लेम करने लगेगा। खुद की गलती का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान लीजिए कि आप जानबूझ के खुद से ही अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, उसके बाद ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, यू वोंट गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85। टू गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 यू मस्ट प्रूव दैट the substance which intoxicated you has been administered either against your will or without your knowledge। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 84 85 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको उसकी नॉलेज के बगैर या उसके विल के अगेंस्ट में इंटॉक्सिकेट किया गया,
और इंटॉक्सिकेशन इस लेवल का है कि वो सेंस ऑफ जजमेंट लूज कर चुका है, क्या सही है क्या गलत है उसको वो नहीं पता लगा पा रहा, और उस स्टेट में उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। जब ऑफेंस कमिट कर रहा था तो उसे नहीं पता लगा कि वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। एक्ट का नेचर क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो सेक्शन 85 का बेनिफिट मिल जाएगा। बस उसको यही प्रूव करना पड़ेगा कि जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस ने उसे इंटॉक्सिकेट किया है, वो सब्सटेंस बिना उसके विल के या बिना उसकी नॉलेज के एडमिनिस्टर किया गया। अगर आपका विल है वहां पे, आपका नॉलेज है, तो सेक्शन 85 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। और सेक्शन 86 इसी के फर्दरेंस में आगे कहता है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intention. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ये कह रहा हूँ उन ऑफेंसेस में जहां पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की। फॉर एग्जांपल मैं मर्डर ले लेता हूँ, सेक्शन 300 आईपीसी में इंटेंशन या नॉलेज दोनों में से एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको मर्डर के लिए सजा मिलेगी। तो 86 कहता है कि उन ऑफेंसेस में जहां पे इंटेंशन या नॉलेज की रिक्वायरमेंट और कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर देता है, तो लॉ क्या मान के चलेगा कि दैट पर्सन हैड at the time of committing that particular offense intention, or that person had that particular intention at the time of committing the offense, or that person had that particular knowledge at the time of committing the offense। लॉ यही मान के चलेगा कि जब आप ऑफेंस कमिट करते, भले ही आप इंटॉक्सिकेटेड थे और हाईली इंटॉक्सिकेटेड थे, आप जजमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आपने वो ऑफेंस कमिट कर दिया तो लॉ ये मान के चलेगा कि आपके पास वो इंटेंशन था जब वो ऑफेंस कमिट कर रहे थे, आप वो नॉलेज फ्रेम कर सकते थे जब वो ऑफेंस कमिट कर रहे थे। बट अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि इंटॉक्सिकेशन जो हुआ था वो आपकी नॉलेज के बगैर आपके पीठ पीछे हुआ था, आपको नहीं पता चला कि आपके ड्रिंक में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाया गया है या आपके खाने में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाया गया है जिससे आप इंटॉक्सिकेट हो जाए, या आपकी विल के अगेंस्ट आप मना कर रहे थे लेकिन जबरदस्ती वो सब्सटेंस आपको जो जिसने इंटॉक्सिकेट किया वो आपको दे दिया गया। अगर ये चीजें प्रूव कर लेते हैं तब तो आपको 86 में बच जाएंगे, कोर्ट या लॉ ये मान के चलेगा कि आपके पास वो पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज नहीं था। लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाते। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो सब्सटेंस आपने अपने फ्री विल से लिया, जानते बूझते लिया, तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो पर्टिकुलर इंटेंशन या वो पर्टिकुलर नॉलेज आपके पास थी जब वो पर्टिकुलर एक्ट आप कमिट कर रहे थे। तो इस तरीके से इंटॉक्सिकेशन के दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 85 जो आपको इम्यूनिटी देता है, कब? जब जिस सब्सटेंस ने आपको इंटॉक्सिकेट किया वो या तो आपके विल के अगेंस्ट में आपको दिया गया है या आपके नॉलेज के बगैर आपको दिया गया है, और आपने उस इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में कोई ऑफेंस कमिट कर दिया। और जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे तो आप इतने हाईली इंटॉक्सिकेटेड थे कि सेंस ऑफ जजमेंट आपका लूज कर गया था, आपको नहीं पता चला आप सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, ऑफेंस कमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहली चीज। और 86 बात करता है कि उन ऑफेंसेस के बारे में जिनमें इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जिसमें इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो लॉ मान के चलेगा कि जब आप ऑफेंस कमिट कर रहे थे तो इंटेंशन था आपके पास या नॉलेज थी। बट अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जिस सब्सटेंस ने आपको इंटॉक्सिकेट किया वो सब्सटेंस या तो आपकी विल के अगेंस्ट में एडमिनिस्टर किया गया,
या आपकी नॉलेज के बगैर एडमिनिस्टर किया गया। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट जनरल एक्सेप्शन का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो मैं जल्दी ही आप लोगों के पास लेके आऊंगा। कंसेंट वाले सेक्शंस होंगे उसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।